धन्यवाद मान्यवर, आप लोग धन्यवाद। सर जी, श्री जगदम्बिका पाल। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने श्री माननीय सदस्य अनुराग ठाकुर जी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सुबह से लगातार इस महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों को सुन रहा हूँ और ये 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है। इस पहले सत्र में 381 माननीय सदस्य हमारे नए चुन कर के आए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उनको बधाई देता हूँ और इस 18वीं लोकसभा में जो मानदंड स्थापित करने की बात है तो इस बात की अपेक्षा रहेगी कि इस सदन में आज सन 2024 में अगर ये वर्ष भारत की लोकसभा के चुनाव का वर्ष रहा है तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2024 में दुनिया के 40 डेमोक्रेटिक देशों में चुनाव हो रहा है, जिसमें 21 देशों में चुनाव हो चुका है। अभी पिछले फ्राइडे को ईरान में भी राष्ट्रपति का चुनाव था और वहाँ पे सबसे बड़ी शूरा काउंसिल है आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में, और उनका समर्थन हो जाए तो एक तरफा वोट पड़ता है, लेकिन उनको भी 50% उनके उम्मीदवार को जो कट्टरपंथी थे जलीली उनको नहीं मिला। अब दोबारा 5 तारीख को इलेक्शन होगा, आगे फ्रांस में होना है, तो जहां दुनिया के 40 डेमोक्रेटिक देशों में हो रहा है, तमाम कंट्रीज में जो सरकारें थीं वो सरकारें आज वहाँ पे चेंज हुई हैं और आप इस भारत में जहां दुनिया के इस 40 देशों में चुनाव हो रहा है, ये भारत की महान जनता ने पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जनादेश प्राप्त करके भारत में सरकार बनाने का काम किया। इसलिए नहीं माना, आज पूरी दुनिया अगर इस बात के लिए लोहा मान रही है कि जिस तरीके से पिछले दिनों कोविड की वैश्विक चुनौती थी, जिस तरह का रिसेशन था, जिस तरह से पूरा दुनिया ठहराव में आ गया था, चलती हुई जिंदगियां ठहर गई थी, ऐसी परिस्थितियों में भी जिस तरह का जनादेश है, सुबह से हमारे प्रतिपक्ष के साथी ऐसा कह रहे हैं कि जैसे लगता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लगता है कि ये सरकार हमारे बिना जनादेश के आई है। आज ये जो चुनाव हुआ है, चुनाव में 2 तरह के गठबंधन होते हैं, एक प्री पोल अलायंस होता है, एक पोस्ट पोल अलायंस होता है। हमारे साथी बैठे हैं जो यहाँ पे 2004 में भी थे और 2009 में भी थे, और 2004 और 2009 का अगर जनादेश देखें तो 2009 में और 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी और उसके बाद 145 सीटों के बाद चुनाव के बाद फिर पोस्ट अलायंस हुआ और कांग्रेस यूपीए बना और उन्होंने सरकार चलाई 2004 से 9 तक। और आज हमारा प्री पोल अलायंस है, हमने चुनाव के बाद कोई गठबंधन नहीं किया, चुनाव के बाद हमने सरकार बनाने के लिए कोई जोड़ तोड़ नहीं किया। आज 2024 में जो हमारा बीजेपी और एनडीए का गठबंधन था, उस गठबंधन को 293 सीट इस देश की जनता ने दिया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 273 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। आखिर कम से कम इस बात को देश के सामने इनको स्वीकार करना चाहिए कि आज जिस तरह से देश की जनता ने इस हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को जिस तरह का स्पष्ट बहुमत दिया है, वो इस बात को साबित करता है
कि ये 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली सरकार है, इसलिए जनादेश मिला। और ये नहीं, मान्यवर, जहां पिछले 6 दशक लगभग 60 वर्षों तक अगर आप देखें तो 60 वर्षों तक इस देश में ऐसी कोई सरकारें नहीं आई। गठबंधन की सरकारें चली, कभी जो सरकार आई दूसरी बार एंटी इनकम्बेंसी में सरकार बदल गई। 60 साल बाद आज भारत की जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य है कि भारत की जनता ने इस तरह का स्पष्ट जनादेश दिया है छत्तीसगढ़ के। और ये स्पष्ट इसीलिए, चाहे आज ये कितनी आलोचना कर लें या कुछ भी कह लें, लेकिन आज अभी G20 की बात एक दिन प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, या अभी G7 में गए, और जिस तरह से पूरी दुनिया आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व की जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जिस युद्ध की बात कही गई कि आज उन तमाम युद्ध और तनाव में अगर उन चुनौतियों में कोई समाधान है तो वो समाधान के रूप में केवल पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी की तरफ निगाहें लगा रखी हैं कि वही एक समाधान के रूप में है। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारे इलेक्शंस के बाद ये सरकार बनी है, 2014 में जब ये सरकार बनी उस समय ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि आप याद करिए कि इसी सदन में चर्चा होती थी 2014 के चुनाव के पहले कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है। सरकार रहते हुए कांग्रेस यूपीए की, ऐसा लगता था कि जैसे पॉलिसी पैरालिसिस हो गई, लोग निवेश बाहर यहाँ से ले जाने लगे थे, एक चिंता का विषय था। और ये मॉर्गन स्टैनली ने, या दुनिया में क्या होने लगा था कि जो दुनिया की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, उस दुनिया की 5 टॉप फ्रेजाइल इकोनॉमी में भारत की गिनती हो रही थी। और आज 2024 में, आज वो जो 2014 में 10 वर्ष पहले जिस पूरी दुनिया इस मानती थी कि भारत की इकोनॉमी तो एक फ्रेजाइल इकोनॉमी है, टॉप 5 की दुनिया की जो 5 एक लचीली या इस तरह से टूटी फूटी, आज वो टॉप 5 इकोनॉमी में आई है। तो इस 10 वर्षों में ये भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचाने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया, हमारी सरकार ने किया। और ये कैसे हो गया? इसलिए नहीं हुआ कि जब हमारे साथियों ने जिस तरह से कहा कि आज हम टॉप 5 पे ही नहीं रुकने वाले हैं, 2027 तक हम अपनी इकोनॉमी को, या भारत की इकोनॉमी को, जहां 5 ट्रिलियन की बात हो रही है, तो हम 2027 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भी भारत पहुंचने वाला है, इसलिए कि हमारी सरकार का एक स्पष्ट रोड मैप है और सारी चीज़ें। जहां 2014 के पहले पॉलिसी पैरालिसिस की बात हो रही, आज दोनों तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। हमारे साथियों ने कहा आखिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आपने देखा कि जब कोरोना की वैश्विक चुनौती थी, जिस समय लोग चाइना में निवेश करने के लिए सबसे ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ वुहान कंट्री से जब हमारा कोरोना का हुआ तो चाइना से लोगों ने निवेश निकालना शुरू किया। चाइना के निवेश के बाद वो यूरोप में या दुनिया के और देशों में नहीं गया। सबसे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन अगर बना एफडीआई के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो सबसे सुरक्षित और सबसे निवेश का भारत बना है। ये कहीं न कहीं हमारी सरकार की देन है। और वो इसीलिए कि जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया, और उस में हमने एक रैंकिंग है कि जो 143 रैंक पे हम 2019 पे थे, 14 में, वो हम 63 रैंक पे 19 में आ गए थे।
19 के बाद रैंकिंग बंद हो गई ना, हम उससे भी ऊपर हैं। तो आज ये कोविड के बाद भी भारत, जहाँ पहले अगर कोई कठिनाई आ जाती थी, कोई इस तरह पेंडेमिक जैसे कोरोना का आया, तो हम कभी भी जापानी इंसेफ्लाइटिस हो, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम हो, इस तरह की चीज़ों के लिए आप देखते थे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से वैक्सीन के लिए हम मांगते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब दुनिया में कोरोना का कहीं वैक्सीन नहीं था, एक कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया और उस समय कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा था और ऐसा लगा कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, सबसे विषम परिस्थितियों से भारत गुजरेगा। लेकिन ये नेतृत्व था, ये प्रधानमंत्री की, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति थी। उन्होंने वैज्ञानिकों से बात किया, वैज्ञानिक के प्रयोगशालाओं में गए और उनको प्रोत्साहित किया। अगर दुनिया के 5 देशों ने कोरोना की वैक्सीन निकाली तो उसमें भारत ने भी वैक्सीन निकालने का काम किया और एक एक वैक्सीन नहीं, 2-2 वैक्सीन हमने निकाली। न केवल हमने भारत के अपने लोगों की हिफाजत की, बल्कि दुनिया के 150 मुल्कों को हमने उस कोविड की वैक्सीन से दिया। तो आज भारत जहां दूसरों से इस तरह के परिस्थितियों में मांगता था, आज वो भारत दुनिया की मदद करने की स्थिति में है। ये माननीय हमारी सरकार की देन। तो आज उसी की देन है कि जब लोगों को लगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या और उस जनसंख्या के बाद जो परिस्थितियां बनी और उसके कारण ही जो भारत में FDI आया वो 2 गुना अधिक आया। उस वैश्विक चुनौती के बाद $82 बिलियन जो अपने आप में पूरे दुनिया के लिए रिकॉर्ड है और दुनिया का कोई भी उद्योगपति हो, कोई देश हो, अपनी पूंजी को कोई इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेगा। पूंजी तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको लगेगा कि हमारी इस पूंजी से हमारी पूंजी सुरक्षित है, उससे हम लाभ अर्जित करेंगे। अगर आज आप ग्रोथ देखें, हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जो हमारा एवरेज ग्रोथ 21 से 24 तक था वो लगभग 8% था और उस ग्रोथ में एक भारत की जो ग्रोथ है, अगर उसको आप इंटरनेशनल ग्रोथ के साथ कंपैरिजन करें, चाइना जो सबसे आगे पहले किसी वक्त पे 9 वैश्विक चुनौती के पहले उसकी ग्रोथ रेट GDP 9% थी, आज वो चाइना की ग्रोथ रेट 4.6% है। यूके की ग्रोथ रेट, यूके में किस तरह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है जिसके कारण 3 प्रधानमंत्री बदल गए, आज 0.6% है। यूनाइटेड स्टेट्स में 1.4% है, जापान में 2% है, ऑस्ट्रेलिया में 4.3% है, कनाडा में 3.4% है। तो ऐसी परिस्थितियों में जबकि पूरे ग्लोबल एवरेज में 2.7% है, तो आज दुनिया में इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यह भी दुनिया में भारत की, हमारी सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की देन है कि आज हमारी इकोनॉमी इस तरह से है। आज 2000 से जब हमने कहा कि जिस तरीके से ये ऐसे नहीं हुआ, एक क्लियर कट रोड मैप है। आपने देखा, जिक्र हो रहा, चुनाव चल रहा था, चुनाव के परिणाम की चिंता नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने सभी विभाग के मंत्रालयों और सचिवों के साथ सरकार के चुनाव के परिणाम आने के बाद अगले 100 दिन का क्या रोड मैप होगा, उस रोड मैप की तैयारी हो रही थी। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये जो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है उसके पीछे क्या है? हमारी जो एक एक्टिव पॉलिसी मेकिंग है उसका कारण है और शायद PLI का जिक्र हम लोगों ने बहुत बार किया। अगर आप देखेंगे कि जो हमारी सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई है, आज उसी की देन है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि 2 ही एक्सपेंडिचर तो होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो हम डे टू डे का खर्चा करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे खर्चा है, सैलरी पे खर्चा है, या इन सब चीज़ों पे, नॉन प्लान पे खर्चा है। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है, उससे अस्थायी परिसंपत्तियाँ अर्जित होती हैं, उससे रोजगार भी बढ़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आज जिस तरह से 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, मतलब रोड्स पे, रेलवे पे, एयरलाइंस पे,
हाईवेज पे, वाटर एंड वेज पे 2014 में कांग्रेस यूपीए की सरकार में 2.48 लाख करोड़ ये हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 2014 में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने खर्च किया था। और आज 2024 में वो 2.48 लाख करोड़ से आज 2024 में 11.11 लाख करोड़ हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आज जो हमारे साथियों ने कहा तमाम चीज़ें कि जिस तरीके से हम देश में हम एयरलाइंस की रूट बढ़ा रहे हैं, मेट्रोज बढ़ा रहे हैं, वंदे भारत बढ़ा रहे हैं, ये आज उसी की देन है। जिस तरह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज भारत किस लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है। 2014 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे $314 बिलियन का, और आज 2024 में हम करीब 2.5 गुना $854.80 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा, रेवेन्यू मिल रहा। तो इस तरीके से इसी का कारण है कि आज जो भारत का कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया की ग्रोथ में, उस पूरे विश्व के ग्रोथ में, आज दुनिया की ग्रोथ में भारत का अकेले 15% ग्रोथ है। ये केवल सत्ता पक्ष के लिए संतोष का विषय नहीं है, ये प्रतिपक्ष के लिए भी खुशी का विषय होना चाहिए, पूरे देश के लिए सम्मान होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में भारत 15% का हम इस पूरी कर रहे हैं। आज जिस तरीके की अगर हम 2014 से और 24 की इकोनॉमी को करें तो जैसा मैंने कहा कि ग्रोथ रेट आज 8.4%, इंडिया एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद ए पीक ऑफ 8.4% इन 2024। ये एक्सपेक्टेशन 8.4 है। आज जो हमारी 5 ट्रिलियन की बात हो रही है, 2014 में जहां $2.04 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज वो $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। तो दैट्स वाई इंडिया इज नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी। और ये निश्चित तौर से हम ये $5 ट्रिलियन जो हमारी सरकार का संकल्प है, हम उसे पूरा करेंगे और विकसित भारत को ही लेकर के एजेंडे का चुनाव लड़े हैं और उस पर देश ने जनादेश दिया है। हम दुनिया की 2047 तक सबसे सुपर पावर बनेंगे। मैं इस सदन में बात कह रहा हूँ, चाहे हम लोग सदन में रहें न रहे, लेकिन भारत इस बात का गवाह रहेगा, भारत इस बात का साक्षी। पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा? आज 2014 में पर कैपिटा इनकम $1,555 पर एनम था और आज 2,612। तो रिफ्लेक्ट्स ए राइज इन पर कैपिटा इनकम ओवर द डिकेड। तो किस तरीके से हमने पर कैपिटा इनकम को भी जस्ट डबल बढ़ाया। इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन इसी सदन में सुषमा स्वराज जी थी और लोग थे, पूरे 2004 से और जिस तरीके से 14 तक इन्फ्लेशन की बात थी, डबल डिजिट में गाने बनते थे, काइंडली कंक्लूड, महंगाई डाइन खाई जाती। तो इस तरीके से आज जहां डबल डिजिट में रहता था, आज इन्फ्लेशन को जिस तरह से कर्व किया है, आज वो सिंगल डिजिट में 4.67% हुआ। इसी तरीके से हमने पॉवर्टी रेट में भी सर जहां 29.17% था। श्री राजेश रंजन जी, सर काइंडली कंक्लूड सर। श्री राजेश रंजन जी, प्लीज काइंडली अलाउ मी, आई थिंक सो देयर आर 7 hours फॉर माई पार्टी, प्लीज काइंडली बी देयर। तो पॉवर्टी रेट में भी 29.17%। मैं सर और लास्ट इस पॉइंट तरीके से आज वो पॉवर्टी रेट घट के 11.28% हुआ। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बात महिलाओं की कही गई, वीमेन की कही गई, वीमेन की कि वीमेंस के लिए क्या किया गया, महिलाओं के लिए क्या गया। अरे इन महिलाओं को जिस दिन से प्रधानमंत्री जी मोदी बने, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की और विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं की, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम किया। इन्फेंट्री में लड़कियां, महिलाएं इन्फेंट्री आर्मी में ऑफिसर्स नहीं बनती थी, इन्फेंट्री आर्मी में ऑफिसर्स का दरवाज़ा खोला। यहाँ तक कि फाइटर पायलट नहीं बनती थी, फाइटर पायलट बनाने का काम भी उसके लिए भी दिया, तो हमारी सरकार ने दिया। और ये करेंगे, आज वहीं नहीं रुके हैं। आज नारी बंधन अधिनियम
आने वाले दिनों में 2029 में जब ये सदन बैठेगा तो यह इतिहास पूरी दुनिया में, अभी पूरी दुनिया में जो श्री हमारी राजेश रंजन जी। एवरेज है 28% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट असेंबली में है, राजेश रंजन। लेकिन यहाँ 33% होगा। तो इस तरीके से, जिस तरीके से नारी के लिए किया, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ महिलाओं को 10 वर्षों में जोड़ा। सर काइंडली कंक्लूड सर। मैं बहुत जल्दी कंक्लूड कर दूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही। पेरिस का एग्रीमेंट भूल रहे हैं? 2015 में जब COP21 हो रहा था, तो COP21 में जब पूरे दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप, ये विकसित देशों का काम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जीरो नेट कार्बन इमिशन में पूरी दुनिया की जिम्मेदारी विकासशील देशों की। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम क्यों खर्च करें। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप उससे विड्रॉ कर गए उस COP21 के बाद से 20 में पेरिस एग्रीमेंट पे, तो उस समय पूरी दुनिया में उस क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसी ने बढ़ के लीड लिया, तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और उसके बाद जब ग्लासगो में भी जब कॉन्फ्रेंस हुई COP26 की, तो 2021 में नरेंद्र मोदी के वो नेतृत्व की देन थी कि फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस के साथ जुड़े हैं और आज जुड़े हैं। तो इस तरीके से आज मैं समझता हूं सर, मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं कि आज जो सर काइंडली टेक योर सीट सर। इनको बैठाएंगे। स्पीकर मैं स्टैंडिंग कंक्लूड कर दे रहा हूं, जल्दी कर दूंगा आपको, कि आज विश्व के सामने जो बड़ी सभापति महोदय, मैं एक बात खत्म नहीं, मैं एक बात खत्म कर देना चाहता हूं। मान्यवर, हमने कहीं नहीं सुना कि विग्रह पूर्वक जिस तरह विधि विधान से अगर राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मंदिर का उद्घाटन कह रहे हैं। ये सनातन की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। ये नहीं समझ रहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जिस तरीके से कह रहे हैं कि मंदिर का उद्घाटन हुआ। अरे, और कह रहे कोई अयोध्या का था नहीं, पूरे देश के साधु संत थे, पूरे देश के साधु संत थे और पूरे देश के संत थे। और 4 लाख लोग रोज अयोध्या जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू 4 सर। लाख लोग राजेश जा रहे हैं। रंजन जी। अयोध्या में जिस तरीके से एक पूरा थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जी थैंक यू। सभापति महोदय